अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। फंक्शनल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसकी एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 मैं नहीं करवाऊँगा, वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 15 तक करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जाम्पल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपसे कहा जाता है शो दैट द रियल लाइन इज़ अ मेट्रिक स्पेस। ये हमारी सबसे पहली एग्जाम्पल थी, तो वो हमने ऑलरेडी कर लिया है पिछले लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे कहा जाता है कि शो दैट डज d of x and y which is equal to x minus y whole square define a metric on the set of all real numbers. Define a metric on the set of all real numbers. तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सलूशन हम निकालते हैं। ये मेट्रिक नहीं है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और इसकी रीज़न ये है कि ये फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ m1, m2, m3 को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। तो m1 आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर x माइनस वाई का स्केयर। दो रियल नंबर्स के डिफरेंस का जब आपने स्केयर लिया तो आपको पता है कि आपके पास जो रिजल्ट है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट d ऑफ x एंड y which is equal to x minus y whole square is greater than or equal to 0 for all x and y belonging to the set of real numbers, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी d of x and y जो कि किसके इक्वल है, x माइनस वाई के होल स्केयर के इक्वल है। तो ये ज़ीरो सिर्फ और सिर्फ किस सूरत में होगा, इट इज़ ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ जिस नंबर का स्केयर लिया जा रहा है वो नंबर ज़ीरो हो, ठीक है। सो दिस इज़ ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि x इज़ इक्वल टू वाई। सो d ऑफ x y इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ इक्वल टू वाई। अच्छा जी, सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। m3 भी साफ नज़र आ रहा है कि सेटिस्फाई हो जाती है। x माइनस वाई का स्केयर इज़ इक्वल टू y माइनस x का स्केयर एंड दिस इज़ इक्वल टू d ऑफ yx। प्रॉब्लम किधर आती है, m4 पे, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फंक्शन के लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप x को ले लें, आप 2 ले लें, y को -3 ले लें, z को 1 ले लें, ठीक है। देन d ऑफ x एंड y निकालें, कितना आएगा, x माइनस वाई का होल स्केयर यानी कि 2 माइनस -3 का होल स्केयर, 5 का स्केयर बन गया 25। अच्छा जी, इसी तरह से आप dxz निकालें, dxz निकालते हैं, कितना आएगा, d ऑफ xz यानी कि 2 माइनस 1 का स्केयर 1 हो गया। d ऑफ z y निकालें, कितना बनेगा ये, z माइनस वाई यानी 1 माइनस 2 का होल स्केयर, ठीक हो गया। d ऑफ z y 1 माइनस 3 का होल स्केयर, 1 माइनस 3 का होल स्केयर दैट इज़ इक्वल टू 16, ठीक है। अच्छा जी, आपको पता है कि 25 जो है दिस इज़ लेस देन दिस प्लस दिस या दिस प्लस दिस। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये किसके इक्वल था, यहाँ पर आपके पास d ऑफ x y लेस देन आ गया, सॉरी ग्रेटर आता है, दिस इज़ ग्रेटर देन 1 प्लस 16। सो दिस इज़ ग्रेटर देन d ऑफ एक्स जी प्लस d ऑफ जी वाई आ गया आपके पास। तो इसका मतलब है यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी फुलफिल नहीं हो रही। हमने क्या प्रूव करना था, d ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू दिस प्लस दिस है,
लेकिन ये है हमारे पास स्पेशल केस के लिए। तो इसका मतलब है कि तमाम तर रियल नंबर्स के लिए ये जो फंक्शन है ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। हैंस दिस इज़ नॉट अ मेट्रिक ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स के बजाय द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स लिख दूँ या नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स लिखो, तो फिर आप क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए या नहीं? ये आप लोगों ने खुद से सोचना है, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। अच्छा जी, सो दिस इज़ नॉट अ मेट्रिक। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा जाता है कि शो दैट d of x and y which is equal to square root of mod of या absolute value of x minus y defines a metric on the set of all real numbers. Defines a metric on the set of all real numbers. अच्छा जी, तो प्रूव करना है कि ये मेट्रिक है। m1 यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि होल्ड करती है, क्योंकि स्क्वायर रूट है नॉन नेगेटिव नंबर का, मॉड ऑफ x माइनस वाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। आपको पता है कि दिस डिफाइंस द स्टैंडर्ड मैट्रिक ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सो देयरफॉर इट सेटिस्फाइज द m1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई दिस इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस the absolute value of x minus y is greater than or equal to 0 for all x and y belonging to the set of real numbers। तो इसलिए जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो भी नॉन नेगेटिव आएगा। डेफिनेटली नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इज नॉन नेगेटिव। देयरफॉर d of x and y that is equal to the square root of absolute value of x minus y is greater than or equal to 0 for all x y belonging to the set of real numbers। m1 सेटिस्फाई होगी, m2 भी आप लोग चेक कर सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर एनी बैकग्राउंड नॉइस। अच्छा जी, m2 भी आप चेक कर सकते हैं। d of x y दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस वाई। ये ज़ीरो सिर्फ उस सूरत में, किसी नंबर का स्क्वायर रूट सिर्फ और सिर्फ किस सूरत में ज़ीरो होता है, जब वो नंबर खुद ज़ीरो, ठीक है। सो दिस इज़ ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, जिसका यहाँ स्क्वायर रूट लिया गया, वो ज़ीरो। और आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में ज़ीरो होता है किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में ज़ीरो होती है जब जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए वो ज़ीरो हो, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ x इज इक्वल टू वाई। तो हमने प्रूव किया कि d ऑफ x y इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू वाई। अच्छा जी, m3 तो यहाँ पे बिल्कुल ऑब्वियस है, स्क्वायर रूट मॉड x माइनस वाई। अच्छा, इसमें से माइनस कॉमन कर लें एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको ख़त्म कर देगा। सो दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू y माइनस एक्स एंड दिस इज d ऑफ वाई एक्स। सिमेट्री प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई होगी। अब हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश करनी है। अच्छा, उसके लिए m4 लेट x y z बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। उसके अलावा ये भी लेट करें, लेट a एंड b ये भी रियल नंबर्स हों, बल्कि लेट के बजाय फॉर लिखें। फॉर a एंड b बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स वी हैव रियल नंबर्स की ट्राइंगल इनइक्वालिटी। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a plus b is less than or equal to the absolute value of a plus the absolute value of b, and this is further less than or equal to the absolute value of a plus absolute value of b। बीच में एक आप नॉन नेगेटिव नंबर ऐड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू a इंटू स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। ठीक हो गया, ये नॉन नेगेटिव है। अच्छा जी, फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं अगले स्टेप में? इसको आप लिख, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए
स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट मॉड ए इंटू स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। रियल नंबर्स के केस में मॉड के बजाय एब्सोल्यूट वैल्यू कहना चाहिए। एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट मॉड ए प्लस स्क्वायर रूट मॉड बी इसका होल स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आया, दिस थिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ए प्लस बी, दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस स्क्वायर। ठीक है, अब ये नॉन नेगेटिव नंबर है, इस साइड पे भी नॉन नेगेटिव नंबर है, तो इसलिए आप दोनों तरफ क्या ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें अगले स्टेप में, तो आपके पास आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट इज लेस देन और इक्वल टू ये चीज़, द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू ए प्लस स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट वैल्यू बी। सही हो गया। अच्छा जी, ए के बजाय आप लगा लें ए के बजाय आप लगाएं x माइनस जी और b के बजाय आप लगाएं z माइनस वाई। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पर पुट करें, पुटिंग a इज इक्वल टू x माइनस जी एंड b इज इक्वल टू z माइनस वाई इन, इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 कह दें, गिव्स क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, द स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, ये चीज़, दिस इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए यानी कि मॉड ऑफ x माइनस जी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ b यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू b कितना है, z माइनस वाई। ठीक हो गया। नीचे वाला आप लोगों को नज़र आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। अच्छा जी, तो ये क्या चीज़ है, दिस इज डी ऑफ एक्स वाई, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ये क्या चीज़ है, डी ऑफ एक्स जी, ये क्या चीज़ है, डी ऑफ जी वाई। तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर सेटिस्फाई कर गई है। ठीक है, तो चारों प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक यहाँ पर सेटिस्फाई होती हैं, देयरफॉर दिस फंक्शन डिफाइंस अ मैट्रिक ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की अच्छी समझ आई है और इसको आपने नोट भी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप लोग मुझसे थोड़ा सा डिसएग्री कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर मेरे सामने कहीं पे मैंने इसको देखा नहीं है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत डिसएग्री कर सकते हैं। डिसएग्री करने के लिए आप फिर कमेंट्स में जाइएगा। अगर आपको मुझसे कुछ थोड़ा सा इख्तिलाफ है इस सवाल में तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ टीचर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑल मेट्रिक्स ऑन अ सेट X consisting of 2 points. Find all metrics on a set X consisting of 2 points. ठीक है, और इसके आगे consisting of 1 point, consisting of 1 point। तो 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है X, ठीक है, जिसके अंदर नंबर 1 2 पॉइंट्स हैं। अगर इसके पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो बताइए कि इसके ऊपर तमाम तर मैट्रिक्स को फाइंड आउट करें। अगर इसमें सिर्फ एक पॉइंट है तो फिर भी आप इसके ऊपर डिफ़ाइन किए जा सकने वाले तमाम तर मैट्रिक्स डिफ़ाइन करें। ठीक है, फाइंड करें। ठीक है, अच्छा जी, सोल्यूशन पहले मैं सेकंड केस को कंसीडर करता हूँ। ठीक है, लेट x बी इक्वल टू स्मॉल x। सिंगलटन सेट है, सिर्फ एक एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, देन
उसके ऊपर अब सिर्फ एक ही मैट्रिक डिफाइन किया जा सकता है। देन बल्कि दी लिखें, दी ओनली मैट्रिक दैट कैन बी डिफाइंड ऑन एक्स इज, इसमें एक ही एलिमेंट है तो डी एक्स पे अप्लाई होगा और दूसरा एलिमेंट क्या है वापस एक्स, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। तो ये जो ज़ीरो फंक्शन है, दिस इज़ द ओनली मैट्रिक ऑन दिस सेट एक्स इफ़ एक्स इज़ अ सिंगलटन सेट। ठीक है, इसमें अगर सिर्फ एक एलिमेंट है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट पार्ट में सेट एक्स के पास 2 पॉइंट्स हैं, तो आप लेट करें एक्स बी इक्वल टू दिस सेट एक्स एंड वाई। इसमें x जो है वो y के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर x y के इक्वल हो गया तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। अच्छा जी, मेरे हिसाब से इसके ऊपर जो हम मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं वो कौन सा है, देन d ऑफ एक्स वाई। डी की सब्सक्रिप्ट में मैं अपनी आसानी के लिए k लिखूँगा, वेयर k इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर। दिस इज़ इक्वल टू 0 if x is equal to y. Definitely अगर if it has to be a metric then for x equal to y it must be 0. अच्छा जी, इसी तरह से this is equal to the positive number k where k is positive if x is not equal to y. So this function defines a metric on the set x. ठीक है, for every k greater than 0. ठीक है, तो अगर ये एक metric है for any k positive where k is a real number, positive real number, तो फिर ये जो collection है dk xy, this collection defines the set of all मैट्रिक्स ऑन दिस सेट। क्लियर हो गया? तो ये आपका आंसर बन जाएगा, लेकिन आपको पहले ये प्रूव करना होगा कि ये वाकई मैट्रिक है। ठीक, तो M1 M2 M3 इसकी बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे डिस्क्रीट मैट्रिक के केस में आपने किया था, वहाँ पर सिर्फ k के बजाय 1 था। अच्छा जी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी में आपको इसकी इस्टेब्लिश करके दे देता। M4 मैं यहाँ पर सपोज करूँगा कि एक्स वाई के इक्वल नहीं है। ठीक हो गया, क्योंकि एक्स वाई के इक्वल हो गया तो आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो लेफ़्ट और राइट साइड ऑफ ट्राइंगल इनइक्वालिटी में 0 0 आएगा। ठीक है, विच डेफिनेटली सेटिस्फाइज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी बिकॉज 0 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो एक्स वाई के इक्वल नहीं है और तीसरा पॉइंट हम ले नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम x और y ये 2 पॉइंट्स लेते हैं तो फिर तीसरा पॉइंट हमें इन्हीं दोनों में से कोई एक लेना होगा। तो हमारे पास एक ये कम्बिनेशन आ जाएगा 3 एलिमेंट्स का जिनके ऊपर हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी को चेक करना है, या फिर ये कम्बिनेशन आ जाएगा x y एंड y। ठीक हो गया, अब इन दोनों कम्बिनेशंस के ऊपर हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी जो है वो चेक करेंगे। अच्छा जी, सिंस अब k को कैसे लिख सकते हैं, k + 0। ठीक है, देयरफॉर इस k को आप कैसे लिख सकते हैं, दिस k इज इक्वल टू dk xy। ठीक है, और इस k को आप dk xz लिख सकते हैं। अब z यहाँ पर क्या है, z x है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप 0 + k लेते तो ठीक था, तो फिर xx यानी कि dxz + d सब्सक्रिप्ट में k, आगे क्या आता है yz, y और z क्या है x, ये कितना बना, k बना। तो इसका मतलब है कि हम इससे ये बना सकते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है या नहीं। वहाँ पर यहाँ लेस देन भी आता है, लेस देन आए या इक्वल आए तो फिर दोनों केसेस में ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो इस केस में ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है।
सही हो गया। अच्छा, एंड एक्चुअली फॉर दिस मैट्रिक देयर इज़ नो वे टू ब्रिंग लेस देन साइन हेयर। सही है। अच्छा जी, इसी तरह से आप इसके केस में भी इससे ऐसा ही एक और फॉर्म बना सकते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी की। ठीक है, तो ये क्या बनेगी, डी के एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई वाई। ठीक है, इसको फिर k प्लस 0 करके लिखना होगा, डी के एक्स जी यहाँ पर y है प्लस डी के वाई जी, ये वाई वाई है। तो फिर भी आपके पास दोबारा से ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड कर जाती है। तो इसका मतलब है तमाम तर केसेस में, तमाम तर पॉसिबल केसेस में हमारे पास M4 यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। सो दिस इंडीड दिस डिफाइंस अ मैट्रिक ऑन दिस सेट। ठीक हो गया, इंडीड। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि दिस इज़ अ मैट्रिक ऑन दिस सेट, और जो मैंने कलेक्शन लिखी थी आई थिंक इट डिफाइंस ऑल ऑफ द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑन दिस सेट। सही हो गया। तो अगर आप लोग चाहें इस सोल्यूशन से डिसएग्री कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि देयर इज़ नो वे टू डिसएग्री विद दिस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे कहा जाता है कि let D be a metric on X determine all constants K, find all constants K such that number 1 KD, number 2 D plus K is a metric on X। ठीक है, आपने K की वो तमाम तर वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि जिसके लिए D प्लस K जो है वो इस मैट्रिक्स, इस स्पेस के ऊपर मैट्रिक बन जाए। ठीक है, और K मल्टीप्लाई D ये भी X के ऊपर एक मैट्रिक बन जाए। D इसमें क्या है, दिस इज़ अ मैट्रिक ऑन द सेट X। अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला केस देखें, M1 चेक करें, D जो है वो क्या है, मैट्रिक है ऑन X। सिंस D is a metric on X, therefore D is non-negative। ठीक हो गया। देखें K कैसा होना चाहिए कि जब मैं इसको दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करूं तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स ना हो। K डेफिनेटली नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इफ K इज नॉन नेगेटिव देन इस केस में आपके पास KD जो वो क्या आ जाएगा, नॉन नेगेटिव। दोनों साइड्स पर K को आप मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट रिवर्सिंग द इनइक्वालिटी, सो देयरफॉर वी विल गेट KD ग्रेटर देन और इक्वल टू K मल्टीप्लाई 0, दैट इज़ 0। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम K नॉन नेगेटिव लेते हैं तो फिर ये वाला जो फंक्शन है K मल्टीप्लाई D ये M1 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि जब आप K नॉन नेगेटिव रखते हैं, इस केस में ये वाला जो फंक्शन है बाकी 3 प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो वो आप चेक करें। Since D of X and Y is equal to 0,
इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई, बिकॉज d इज अ मैट्रिक। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर दोनों साइड्स पर k को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर k d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई। क्यों? k मल्टीप्लाई d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ये चीज़ 0 सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगी जब या तो k 0 हो या तो d ऑफ x एंड y 0 हो। ठीक है, k हमने ऑलरेडी नॉन नेगेटिव लिया हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी इसके बीच में है कि k क्या हो, 0 हो। ठीक है, दिस इज ट्रिवियल। ठीक है, लेकिन अगर k 0 नहीं है, k पॉजिटिव है, तो फिर इस केस में ये 0 सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा जब ये वाला नंबर d ऑफ एक्स वाई 0 हो। और आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में 0 है जब x जो है वो y के इक्वल हो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि k मल्टीप्लाई d ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, तो m2 को भी ये सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से m3 को ये साफ नज़र आ रहा है कि सेटिस्फाई करेगा। ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं। के डी को आप D1 कर दें, ठीक हो गया, अपनी आसानी करें, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, सिंस d ऑफ एक्स वाई कंसीडर करें, दिस इज लेस देन और इक्वल टू d ऑफ एक्स जी प्लस d ऑफ जी वाई। रीजन d इज अ मैट्रिक ऑन द मैट्रिक स्पेस x। इस वजह से ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है d के लिए। अब आप क्या करें, दोनों साइड्स पर k को मल्टीप्लाई कर दें, तो इनइक्वालिटी रिवर्स इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने k जो है वो नॉन नेगेटिव लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इफ़ k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन k मल्टीप्लाई d एक्स वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू k मल्टीप्लाई d ऑफ एक्स जी प्लस d ऑफ जी वाई। k को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो चीज़ है ये इक्वल हो जाएगी k d एक्स जी प्लस k d जी वाई के। अब ये किसके इक्वल है, दिस इज़ इक्वल टू d1 एक्स जी, और ये किसके इक्वल है, d1 जी वाई, और ये किसके इक्वल था, दिस वाज इक्वल टू d1 एक्स वाई। तो हमने प्रूव किया कि d1 एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू d1 एक्स जी प्लस d1 जी वाई है। तो इसका मतलब है ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर होल्ड कर रही है। तो इन तमाम केसेस से हमें ये पता चलता है कि k की क्या चॉइस हमें रखनी पड़ेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पार्ट 1 के लिए आंसर है क्या, k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। सेकंड केस अब हम कंसीडर करते हैं। सेकंड पार्ट के केस में मैं सिर्फ ट्राइंगल इनइक्वालिटी का सहारा लेते हुए k की वैल्यू जो है वो मैं फाइंड आउट करूँगा सच दैट d प्लस k इज़ अ मैट्रिक ऑन द सेट x। ठीक है, अच्छा जी, सिंस d is a metric on the set x, therefore d of x y is less than or equal to d of x z plus d of z y। ठीक हो गया, राइट d1 बल्कि d2 यहाँ ले लें, d2 इज इक्वल टू d प्लस के। ठीक है, और एक चीज़ नोट करें कि d2 ऑफ x एंड y ये किसके इक्वल होगा, d प्लस के ऑफ x एंड y। अच्छा, आपको ये पता है ना कि f प्लस जी ऑफ x ये किसके इक्वल होता है, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। ये तो सबको पता है, आपके स्टूडेंट्स को भी अच्छी तरह से पता है। तो फिर इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, d ऑफ एक्स वाई प्लस के ऑफ एक्स वाई। लेकिन k चूँकि कांस्टेंट है, सो इट डजंट मेक सेंस टू राइट k एज k ऑफ x एंड y। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक हो गया।
अच्छा जी, और एक और चीज़ नोट करें कि इसको D2 बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, दोनों साइड्स पर K ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, dxy प्लस K विच इज इक्वल टू D2 ऑफ xy। तो अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी दिस इज लेस देन और इक्वल टू d ऑफ xy, यहाँ से आगे आपने नहीं लिखना, अभी समझा रहा हूँ आपको, d ऑफ zy प्लस K। ठीक है, अब इसको d2 ऑफ, अच्छा यहाँ पर z आता है xz, इसको d2 ऑफ xz बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, इसके साथ k चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला k जो है इसके साथ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, d ऑफ xz प्लस k, जिसको मैं क्या लिख लूँगा, दिस इज d2 ऑफ xz। लेकिन फिर ये बेचारा अकेला रह जाएगा, इसके लिए फिर मुझे एक और k ऐड करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं ऐड कर सकता, क्योंकि आप लोगों को ये बताएं कि अगर a लेस देन और इक्वल टू b है तो फिर आप यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर k ऐड किया, लेकिन दूसरी साइड पे भी फिर वही ऐड करना पड़ेगा, कोई दूसरा कांस्टेंट नहीं ऐड करेंगे, इनइक्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसका क्या मतलब है, एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर यहाँ पर आपने k ऐड किया और यहाँ पर आप 2k ऐड करें, कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है इसके लिए। अगर यहाँ पर आप 2k ऐड करते हैं तो फिर आपको पता है आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आपके पास यहाँ आ जाएगा d2 ऑफ x एंड y इज लेस देन और इक्वल टू d2 ऑफ xz प्लस d2 ऑफ zy, ये आ जाएगा आपको पास। लेकिन 2k यहाँ पर ऐड करने की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी कौन सी है कि k जो है वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। तो फिर जो है ना k 2k के इक्वल होगा। सही है, सिर्फ इस केस में k जो है वो 2k के इक्वल होगा, तो यहाँ पर k और यहाँ पर 2k ऐड कर लें। सही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि देन दिस is less than or equal to this plus 2k only if k is equal to 0। तो इसका मतलब है कि d2 जो है वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी सिर्फ उस सूरत में सेटिस्फाई करेगा जब k 0 होगा। ठीक है, और यही आपका आंसर है, इसको कंप्लीट करके लिख लीजिएगा, ओनली इफ k is equal to 0 so that d2 of xy is less than or equal to d2 of xz। ठीक है, एक के इसके अंदर ऐड कर दिया और दूसरा के इसके अंदर ऐड कर दिया, तो d ऑफ xz प्लस k इज इक्वल टू d2 xz प्लस d ऑफ zy प्लस k इज इक्वल टू d2 zy। क्लियर हो गया। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी आपके पास आ गई। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज k इक्वल टू 0। सो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी हो चुका है एग्जांपल्स के अंदर 1.1-6 वाला। सो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे कहा जाता है इफ़ A इज़ अ सब स्पेस ऑफ L इन्फिनिटी, इफ़ A इज़ अ सब स्पेस ऑफ L इन्फिनिटी, यानी कि L इन्फिनिटी का सबसेट है सेट A। ठीक है, और इसका मैट्रिक जो है ना इसके ऊपर इंड्यूस किया जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा मैट्रिक होगा, द मैट्रिक विच इज़ इंड्यूस्ड बाय द मैट्रिक ऑफ L इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ दिस मैट्रिक टू दिस सेट। अच्छा, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता है। अच्छा, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, यानी इसके अंदर इसके कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स के बाउंडेड सीक्वेंसेस, आपको अच्छी तरह से पता है। इनमें से सिर्फ वो वाले सीक्वेंसेस इसके एलिमेंट्स हैं जो वंस एंड ज़ीरोज़ के हैं। ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में x जो है वो क्या होगा, एलिमेंट इसका xij दिस इज़ इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, फिर 1 1 1 एट्सेट्रा इस फॉर्म में होंगे, जिसमें
जो एंट्रीज हैं वो या तो 1 है या 0 है, इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है। कंसिस्टिंग ऑफ all zeros and ones what is the induced metric on A। ठीक है, ये मैट्रिक फिर आपने फाइंड आउट करना होगा। what is the induced metric on the set A। solution the metric D on L infinity is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं, D of x and y is equal to the supremum over J where J belongs to the set of natural numbers of the absolute value of xij minus eta j। ठीक है, where x is equal to xij, y is equal to eta j belong to L infinity। जब belong to L infinity लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये complex numbers के bounded sequences हैं। अच्छा जी, अब ज़रा नोट करें, रफ साइड पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सेट ए के सीक्वेंसेस लेते हैं तो उनकी जब आप ये वाली उनकी करस्पॉन्डिंग ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास आंसर्स क्या आएंगे, सिर्फ 2 ही आंसर्स आएंगे, या 1 या 0, और कोई आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, देखिए आप x ले लें xij विच इज़ इक्वल टू 1 0 0 1, या इसी तरह का कोई सीक्वेंस। इसी तरह से y भी आप इस तरह का कोई सीक्वेंस लेंगे, ईटा j दैट इज़ इक्वल टू 0 1 1 1 1 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, या अगर आप x ले लें तमाम तर इसके एलिमेंट 0, ठीक है, या इसके तमाम तर एलिमेंट्स 1, या y के 1 ले लें, ठीक हो गया, या इन दोनों के 0 0 ले लें, या दोनों के 1 1 ले लें, या दोनों में से किसी एक के 1 1 ले लें। इन तमाम केसेस में ये जो एब्सोल्यूट ये जो डिफरेंसेस बनेंगे xi j माइनस ईटा j, ये या तो 1 या तो 0 बनेंगे। देख सकते हैं आप, इन सब की फर्स्ट एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करें, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो 1 0 या माइनस 1 ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, लेकिन जब आप उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेंगे तो फिर 0 और 1 सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ रह जाएंगी। इसी तरह से सेकंड एंट्रीज देखें, 0 0 है 0 1 है, तो 1 या 0 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं इनके आंसर या तो 0 या तो 1 है। ठीक है, तो अब इसका मतलब है जिस सेट का सुप्रीमम लिया जा रहा है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, या तो 0 या 1। अब इसका ज़रा सुप्रीमम ले लें, क्या आंसर आएगा, 1। ठीक हो गया, तो फिर इसका मतलब है कि ए के ऊपर जो मैट्रिक इंड्यूस किया गया है फ्रॉम दिस मैट्रिक, फ्रॉम दिस डेफिनेशन, उसका आंसर 1 है। ठीक है, 1 आंसर किस सूरत में आएगा, 1 आंसर उस सूरत में आएगा जब x और y आपस में इक्वल नहीं है। x और y आपस में इक्वल ले लेते हैं तो फिर मिसाल के तौर पर 1 1 1 ले लें, दोनों को पहली एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर 0, दूसरी को करें 0, तीसरी को करें 0, और यहाँ पर भी ये सारे इक्वल ले लें, 1 0 0 1। पहले एंट्री को सब्ट्रैक्ट करें, 1 माइनस 1 0, सेकेंड को करें 0 माइनस 0 0, फिर 0 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो इस केस में आपके पास ये जो डिफरेंसेस हैं ये 0 आ रहे हैं, और आपके पास जो सेट है जिसका सुप्रीमम लिया जा रहा है वो सिंगलटन सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है और वो है 0, और इसका सुप्रीमम क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस मैट्रिक से सेट ए के ऊपर मैट्रिक इंड्यूस कराया जाए तो उसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, द मैट्रिक इज इक्वल टू 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू y एंड मैट्रिक इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू y। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक है, दिस इज द डिस्क्रीट मैट्रिक। सही हो गया, समझ आ गई आप लोगों को।
D1 when restricted on the set A is equal to the metric D, which is defined to be D bar xy is equal to 1 if x is not equal to y, 0 if x is equal to y. बस इतना ही लिख लें, आपका आंसर पूरा है. So this is the metric on the set A which is induced from the metric on L infinity. अच्छा जी, इसके बाद अब हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कर लिया, डिस्क्रीट मेट्रिक ही था जिसको हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया हुआ है. तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जाता है कि शो दैट another metric on x in 1.1-7, मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू C A to B. ठीक है, 1.1-7 के अंदर जो हमने मेट्रिक स्पेस कंसीडर की थी वो कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की मेट्रिक स्पेस थी. द फंक्शंस कॉन्टीन्यूस ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम A to B. तो इस स्पेस के ऊपर एक और मेट्रिक भी हम डिफाइन कर सकते हैं. इज डिफाइंड एज, और वो मेट्रिक है D बार इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम A to B एब्सोल्यूट वैल्यू x of t माइनस y of t dt. ठीक हो गया. सबसे पहले ये नोट करें कि ये जो फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू x of t माइनस y of t, ये इंटेग्रेबल है क्योंकि x of t और y of t ये दोनों के दोनों इस इंटरवल फ्रॉम A to B के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है. तो फिर इनका डिफरेंस भी कॉन्टीन्यूअस हो गया और फिर ये एब्सोल्यूट वैल्यू भी कॉन्टीन्यूअस होगी. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक फंक्शन f जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर या किसी इंटरवल के ऊपर या किसी सेट के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है तो उसी सेट पर उसका मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कॉन्टीन्यूअस होगी. तो बहरहाल यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू कहना चाहिए बिकॉज दीज आर रियल वैल्यूड फंक्शंस. अच्छा जी, तो प्रूव करते हैं कि ये एक मेट्रिक है. ठीक है, ऑन दिस सेट C A to B. सोल्यूशन M1 से लेकर M4 तो बिल्कुल ही ट्रिवियल है. मिसाल के तौर पर आप M1 देख सकते हैं कि ये जो इंटेग्रेंड है ये नॉन नेगेटिव है. अब नॉन नेगेटिव फंक्शन का जब आप इंटेग्रल लेते हैं तो वो भी नॉन नेगेटिव आता है. ठीक है, मिसाल के तौर पर एक पॉजिटिव नंबर ले लें 2. ठीक है, इसका इंटेग्रल आप ले लें 3 से 4. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x. तो आंसर क्या आएगा 2 times 4 minus 3. ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ पॉजिटिव. ठीक हो गया. तो बिकॉज ये फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव लाई करता है इसका ग्राफ. ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ सच अ फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ये इंटेग्रल भी पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव होगा. ठीक हो गया. अच्छा जी, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू x of t माइनस y of t is non-negative, therefore d bar of x and y लिखना था यहाँ, is equal to absolute value x of t minus y of t dt is non-negative. क्लियर हो गया. M2 वो तो बिल्कुल ही क्लियर है कि किसी फंक्शन का इंटेग्रल सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में
ज़ीरो होता है जब वो फंक्शन जो है वो ख़ुद भी क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन तो ज़ीरो सेम नहीं है, तो इसलिए हमारे पास एक ही चॉइस है इस इंटेग्रल के ज़ीरो होने की, वो है इंटेग्रेंड ज़ीरो हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि डी बार ऑफ एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी डी टी, this is equal to 0 if and only if absolute value of x of t minus y of t is equal to 0, ठीक है, for all t belonging to the closed interval from a to b। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, और ये सिर्फ और सिर्फ किस सूरत में ज़ीरो होता है, इसके आगे भी आप लिखेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ x of t is equal to y of t, ठीक है, for all t belonging to closed interval from a to b। अब इसका क्या मतलब हुआ? that is x is equal to y। तो हमने प्रूव किया कि d bar x y is equal to 0 if and only if x equal to y। M3 तो बिल्कुल ही ट्रिवियल है। d bar x y a to b x of t minus y of t dt, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं a to b एब्सोल्यूट वैल्यू y of t माइनस x of t dt। जस्ट आप यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो गया d बार y x। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई होगी। अब हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, इसको आप जल्दी से लिख लें। तो लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। प्रॉपर्टी M4 देखें, सबसे पहले एक फंक्शन लेके आए जो कि इस सेट से बिलोंग करता हो। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि लेट v इक्वल टू z of t be continuous on the closed interval from a to b। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है ये इस स्पेस से बिलोंग करता है, सो दैट z belongs to the space of continuous functions on the closed interval from a to b। अच्छा जी, एक चीज़ ज़रा यहाँ पर नोट करें कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसी इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, सपोज़ इस इंटरवल में इसके ऊपर अगर दो फंक्शंस इस तरह से डिफाइंड है, एक फंक्शन f1 ऑफ x और दूसरा f2 ऑफ x, कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि f1 ऑफ x इज़ ऑलवेज़ लेस दैन और इक्वल टू f2 ऑफ x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, कि इस पूरे इंटरवल के ऊपर f1 जो वो f2 से छोटा रहता है या इसके बराबर रहता है। तो फिर इस केस में इसका जो इंटेग्रल है f1 dx भी लिख सकते हैं, चले f1 ऑफ x dx फ्रॉम a टू b विल बी लेस दैन और इक्वल टू a टू b f2x dx। ठीक है, रीमान इंटेग्रल्स के केस में, रीमान स्टिल्जस इंटेग्रल्स के केस में मैंने आप लोगों को ये प्रूव करवा दिया है रियल एनालिसिस के कोर्स में। ठीक है, सेकंड सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर था रीमान स्टिल्जस इंटेग्रल्स, उसके अंदर हमने ये प्रूव किया है। तो रीमान इंटेग्रल्स के केस में आप लोगों ने जूनियर लेवल में या कैलकुलस में ये प्रूव किया हुआ है, तो ये हम यहाँ पर यूज़ करें। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि अगर f1 का ग्राफ जो है ना, ये इंटरवल फ्रॉम a टू b ले लें, ये आप f1 का ग्राफ कंसीडर करें, ठीक है, और ये फिर f2 का ग्राफ कंसीडर कर लें। अब आप देख सकते हैं कि f1 का ग्राफ जो है वो f2 के ग्राफ के नीचे है,
सो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन होल्ड करी f1 इज़ लेस देन और इक्वल टू f2 इन दिस इंटरवल। अब f1 के ग्राफ के नीचे जो एरिया आता है अबव x एक्सिस, यानी कि एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ f1 अबव x एक्सिस फ्रॉम a टू b, तो ये एरिया डेफिनेटली ये वाला जो एरिया बनता है f2 का नीचे तक उस एरिया से छोटा है। ठीक है, तो असल में ये चीज़ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और दिस एरिया इज़ इक्वल टू द इंटीग्रल दिस वन। अच्छा जी, तो समझ आ गई इसकी। अब हम इनइक्वालिटी जो है इस्टेब्लिश करेंगे। क्या तरीका होगा? डी बार ऑफ एक्स वाई कंसीडर करें, दैट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी डी टी। सही हो गया। अगले स्टेप में आप बीच में जी ऑफ टी को इंट्रोड्यूस कर दें, माइनस जी ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी डी टी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पर अंदर लगाते हैं तो देखिए होगा क्या कि इस सारे को आप a समझें, इस सारे को आप b समझें। ठीक है, तो आपके पास जो है ना a प्लस बी एब्सोल्यूट वैल्यू, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू b। ठीक हो गया, ये चीज़ अब आपके पास आ गई। अब ये वाला फंक्शन जो है इस वाले फंक्शन से छोटा या इसके बराबर है। यहाँ पर ये तो नंबर्स बन रहे हैं ना, यहाँ पर तुम्हारे पास ये फंक्शंस ही आएंगे ना, a और b किस चीज़ को रिप्रेजेंट करें, ये फंक्शंस को रिप्रेजेंट करें ऑन द इंटरवल फ्रॉम a टू b। तो ये वाला जो फंक्शन है इस इंटरवल से छोटा, इस फंक्शन से छोटा या इसके बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो इंटेग्रल है वो इसके इंटेग्रल से छोटा होगा या इसके बराबर होगा। ठीक हो गया। अब जब इसका इंटेग्रल लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, a टू b है, चले इनको a1 b1, ये a1 b1 कर दें, a टू b, दिस इज लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम a टू b a1 प्लस b1 एब्सोल्यूट वैल्यू dt। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं इंटेग्रल्स की, जो कि हमने प्रूव कर रखी हुई है रियल एनालिसिस के कोर्स में रीमान स्टिल्जेस इंटेग्रल्स के लिए। a1 का इंटेग्रल प्लस, ठीक है, इसका इंटेग्रल और इसका इंटेग्रल आपने अलग-अलग करके लिख लिया। तो इसका मतलब है कि अब इसका यूज़ करें हम, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये लिखी है a1 प्लस b1 का इंटेग्रल होल एब्सोल्यूट वैल्यू, a1 प्लस b1 होल एब्सोल्यूट वैल्यू का इंटेग्रल, ये लिखा हुआ है। दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू, इस रिज़ल्ट को यूज़ कर, अक्सर लोग जो है इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को भी फिर गलत तरीके से गाइड करते हैं। तो जो सही तरीका है वो ये है, देखिए, तो इसको यूज़ करें तो आपके पास क्या आएगा, दिस इंटेग्रल इज़ लेस देन और इक्वल टू a1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का इंटेग्रल, a1 क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू x ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का, a1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का इंटेग्रल फ्रॉम a टू b प्लस b1 की एब्सोल्यूट वैल्यू का इंटेग्रल फ्रॉम a टू b। सही हो गया। तो यहाँ आ गया प्लस इंटेग्रल फ्रॉम a टू b एब्सोल्यूट वैल्यू x ऑफ टी माइनस नहीं g ऑफ टी, b1 आपका g ऑफ टी माइनस y ऑफ टी dt। ठीक है, आप इसको a1 b1 वगैरह को मिटा दें, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ये क्लियर है। ये क्या है, दिस इज डी बार x एंड z प्लस दिस इज डी बार g एंड y। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमने प्रूव कर ली, डी बार ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डी बार एक्स जी प्लस डी बार जी वाई। बहुत सिंपल था। होपफुली आपको ये समझ आ गई है कि इसके लिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी किस तरह से इस्टेब्लिश करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा हुआ है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का जो मैट्रिक है, डिस्क्रीट मैट्रिक प्रूव करना है कि वो मैट्रिक के तमाम एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। ऑलरेडी हमने एग्जांपल्स में जो सबसे लास्ट एग्जांपल की थी वही की थी। अच्छा जी,
तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आप लोग ट्राई कर दीजिएगा, वहाँ पर कम्बिनेशन का जो है कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ट्राई करके देख लें, अगर हो जाता है तो दैट्स वेरी वेल एंड गुड। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो ओवर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।